कि कश्मीर के हालात कैसे बदल रहे हैं। अगर हम घुसपैठ की बात करें, अगर हम आतंकवाद की बात करें, तो पिछले एक साल में खासकर कितना बदलाव आया है। पहले पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर में बात करते थे कि आतंकवादी इतने ज्यादा हैं, खासकर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा के। अब पिछले एक साल में बहुत ही चुनौतियों का सामना आतंकवादियों को करना पड़ रहा है और जो अवाम है वो खुश नजर आ रही है। तो ऐसा क्या बदलाव आया है? देखिए, ओवरऑल जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो कश्मीर के अंदर हैं, बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। पैंडेमिक के बावजूद 2021 के अंदर जो यहाँ पे इनफ्लो ऑफ इकोनॉमी है और जो टूरिस्ट का सीजन रहा है, बिजनेस का है, एक काफ़ी अच्छा अपस्विंग यहाँ पे रहा है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात समझने की है, जो स्ट्रीट के ऊपर प्रोटेस्ट, पथरावबाजी और किस्म किस्म की घटनाएं होती थी, वो काफ़ी कम रही हैं। एक बहुत टारगेटेड तहत के अंदर जब इन्होंने एक आम सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया, स्पेशली जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान छुट्टी पे जाते थे, निहत्ते थे, उनको मारना शुरू करा और एक कुछ आम सिविलियंस के ऊपर टारगेटेड किलिंग करी। उसकी भी तादाद थोड़ी सी बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ी, वो बाकी सालों के बनिस्बत उतनी ही रही टारगेटिंग के बावजूद। मगर जो मुझे सबसे अच्छा एक सिक्योरिटी जो पैरामीटर इंप्रूवमेंट नजर आता है, वो है कि जो रिक्रूटमेंट का जो नंबर है वो काफी कम हुआ है और 2021 के अंदर तकरीबन हर किस्म की लीडरशिप की न्यूट्रलाइज होने के बाद में जो उसकी सेकंड रंग की जो लीडरशिप आई, वो भी न्यूट्रलाइज हो गई और आज की तारीख में उनके पास में जो एक लीडरशिप नाम की हैसियत है, वो कोई एग्जिस्ट नहीं करती है जो बाहर आकर के क्लेम करे कि मैं जैश का या लश्कर का या एचएम का टॉप कमांडर हूं और यहाँ की जो ऑपरेशंस हैं उसको मैं कंट्रोल करूं। आज की तारीख में वो भी जो नाम जिसको लेकर के हम लोग बताते थे, वो भी खत्म हो गया। अगर मुझे एक पन्ने के ऊपर लिखना पड़े कि एक टॉप लीडरशिप यहाँ पे किसकी है, वो मेरे पास आज की तारीख में नाम बताने के लिए नहीं है। और ये इसका एक बहुत चैलेंज जो टेररिस्ट रैंक्स हैं और जो नेक्सस जो उनको कंट्रोल करता है, वो उनके पास में एक बड़ा चैलेंज हो गया है। तो अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई लीडरशिप यहाँ पे खड़ी की जाए या भेजी जाए पार से, बट वो भी कोशिश तकरीबन अभी तक थोड़ा सा कामयाब नहीं हुई है, जैसा कि मुझे मालूम है। और लास्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रिक्रूटमेंट की नंबर्स हैं, वो रिक्रूटमेंट के नंबर्स भी काफी डाउन हो गए। तो ओवरऑल मैं अगर इस चीज को टेररिस्ट की नजर से देखूं, टेररिस्ट नंबर की नजर से, तो एक अच्छा सिचुएशन है आज की तारीख में कश्मीर के अंदर। एक बहुत बड़ी चुनौती सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कट्टरपंथी विचारधारा भी है, रेडिकलाइजेशन भी है। और इसके तहत पहले जमात इस्लामी हुआ करता था, बाकी गुट थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन अब जैसा आपने कहा कि रिक्रूटमेंट कम हुई है, लेकिन एक नई टर्म जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हम देख रहे हैं, हाइब्रिड टेररिस्ट हम देख रहे हैं, वो ज्यादा उभर के आए हैं, खासकर श्रीनगर में। तो वो कितनी बड़ी चुनौती है, उसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, व्हाइट कॉलर जो टेररिस्ट थे, ये हमेशा यहाँ पर मौजूद थे, मगर एक उनकी जो खास टारगेटिंग थी वो नहीं थी। वो ऐसा हो रहा था कि इनको हम ओजीडब्ल्यू के टर्म के अंदर इनको हम शामिल कर लेते थे। मगर जब हमने एक इसकी एनालिसिस करी, तो हमें ये समझ में आया कि एक तबका ऐसा है जो इस पूरी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर रह करके एक अच्छे लेवल के ऊपर काम करता है। भले ही वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर काम करता है, नौकरी पेशा आदमी है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई किसी का बहुत अच्छा बिजनेस है, एक समाज का एक वरिष्ठ अच्छा एक तबका है जो चुपचाप वहां पे बैठ करके अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन, अपने परिवार की अच्छी पोजीशनिंग और अच्छा इस कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का अपना खुद फायदा उठा रहा है। मगर वो एक मैं ये समझता हूं कि वो एक टेररिस्ट फैक्ट्री का भी काम साथ साथ में करता था, जिसके अंदर वल्नरेबल सेक्शन जो हमारा सोसाइटी का था, टीनेजर से लेकर के कोई 20-25 साल की उम्र के बच्चे, जिसको कोई न कोई घर के अंदर परेशानी थी, किसी के साथ में बिजनेस के अंदर कोई डेट का प्रॉब्लम था, या कोई ड्रग के अंदर फंसा हुआ था, या उसकी सोच किसी वजह से उसका भाई टेररिस्ट था, या उसका परिवार के अंदर कोई सदस्य टेररिस्ट था, उसका दोस्त टेररिस्ट था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन के अंदर मारा गया। तो ऐसे वो तबकों को आइडेंटिफाई करके उसको हथियार के साथ में जोड़ता था।
तो इसीलिए मैंने बोला ये जो तबका था, एक व्हाइट कॉलर सफेद पोश दहशतगर्द जो बिना हथियार उठाए हुए एक के बदले में कई टेररिस्टों को सामने लाने के लिए खड़ा करने के अंदर कार्रवाई करता था और वो अपना फायदा साथ ही साथ में उठाता था। और इस तबके के ऊपर न तो गवर्नमेंट की नजर थी और न ही समाज, जो उनकी लोकल सोसाइटी जानने के बावजूद कि इसने मेरे बच्चे को टेररिस्ट बनाया है, उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि वो उसके साथ में ये उससे सवाल पूछे कि तुम्हारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहा है, तुम मेरे बच्चे को टेररिस्ट क्यों बना रहे हो। जी, वो टारगेटिंग बहुत जरूरी थी, इसलिए हमने ये टर्म का नाम दिया। और अब उनके ऊपर जब से टारगेटिंग शुरू हुई है, तब से एक आवाज जो एक आम आदमी के अंदर भी निकलनी शुरू हुई है कि पहले तो वो अपने बच्चे को बचा रहा है, वो समझ गया है इस चीज के बारे में कि लोग उनका बेवकूफ बना रहे हैं, उनके बच्चे को बेवकूफ बना रहे हैं, और साथ ही साथ उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई करने लगा है। जो ये एक हाइब्रिड टेररिस्ट का टर्म हमने डाला, वो इसलिए डाला था कि एक जब सामने आने के बाद में टेररिस्ट को जल्दी एलिमिनेट किया जाने लगा, तो एक इनकी सोची समझी तस्वीर बनी जिसके अंदर एक नॉर्मल यूथ जो स्कूल के अंदर पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, या कोई नौकरी पेशा है, या अपने ऑर्चर्ड या फार्म के अंदर खेती का काम करता है, मगर कुछ पैसे की लालच में या कुछ रेडिकल ओरिएंटेशन के कारण से उसको जब वो हथियार दिया जाता है, तब उसका काम होता है कि उस दिन जाकर के किसी आदमी को टारगेट, एक एसेसिनेशन टाइप ऑफ एक्टिविटी करी जाए ताकि उसको पैसा भी मिल जाए उस काम करने का, और उस काम को अंजाम करने के बाद में एक समाज के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो। तो ये जो एक ड्रिल उन्होंने शुरू करी, एक तजवीज नई इजाद करी पिछले कोई 5-6 महीने, 1 साल के अंदर, वो एक तजवीज बड़ी खतरनाक किस्म की तजवीज थी। क्योंकि किसी को अगर हम चेक करते हैं सड़क के ऊपर, तो यही लोग बोलते हैं कि आप सख्ती से काम आ रहे हैं, मगर जब ये आदमी एक पिस्टल ले जाकर के एक स्कूल की प्रिंसिपल को गोली मार देता है, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर या पुलिस के ऊपर दबाव आता है कि यहाँ के लोग सिक्योर नहीं हैं और कश्मीरी पंडित ऐसी हालत के अंदर वापस कैसे आ सकते हैं। तो ये एक उन्होंने बीच का अच्छा रास्ता चुना था। मगर इसके अंदर भी एक जो सिस्टम था व्हाइट कॉलर टेररिस्ट का, वो ये था कि उन्होंने, पहली बात है, ऐसे एक वल्नरेबल आदमी को आइडेंटिफाई करना, भले ही वो महिला क्यों ना हो, स्कूल की टीचर क्यों ना हो, कोई स्ट्रीट हॉकर क्यों ना हो, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हथियार कहीं से मूव करना, उस 17, 18, 19 साल जवान यूथ को, जिसको यही नहीं मालूम है कि वर्ल्ड व्यू का मतलब क्या होता है, उसको हथियार के साथ में मैच करना और फिर उसको टारगेट तक ले आकर के उसको ये बताना कि तुमने इसके गाली में उसके सर पे गोली मार देनी है। वो गोली मार करके वो दोबारा अंडरग्राउंड हो जाता है। तो ये इसको पकड़ने में थोड़ा सा हमारे को काफी तकलीफ होती थी, क्योंकि ये फिर वापस जाकर के अपने परिवार के साथ में शामिल हो जाता था। और जब आप उसको पकड़ने जाए वहां पर या उसको न्यूट्रलाइज करें, तो परिवार यही बोलता है कि हमारा बच्चा तो अच्छे रास्ते में था, कभी उसने हथियार नहीं उठाया, कभी उसने अपने आप को डिक्लेयर नहीं करा। तो ये एक हमारे सामने एक समस्या आई। उस समस्या के साथ भी हमने कुछ समाधान निकाले हैं, और समाधान निकालने के बाद में आज की तारीख के अंदर इन हाइब्रिड टेररिस्ट को भी आइडेंटिफाई करके और न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई जारी है। एक आखिरी सवाल आपसे पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। पिछले 1 साल में हमने देखा कि सीज फायर का जो है उल्लंघन उन्होंने नहीं किया। पहले की तारीख में हमने देखा कई सालों से वो निहत्थे सिविलियंस पे अटैक करते थे बॉर्डर के आसपास, और ट्रूप्स पे भी अटैक करते थे और कवर फायर देते थे इन्फिल्ट्रेशन के लिए। आज की स्थिति क्या है, और जो लॉन्च पैड्स हैं और कैंप्स हैं जहां पर हमेशा जैश मोहम्मद के लश्कर तोयबा और हिजबुल के आतंकवादी रहते हैं, वहां पर क्या अभी भी गतिविधि चल रही है? और खासकर जो 6 महीने पहले तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा हुआ है और हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तान की जो मंशा रही है, तो उसके तहत भी कुछ ज्यादा एक्टिविटीज आप आगे देखते हैं। जो समर है अब 2022 का, क्या हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? ये सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं सतर्कता के बारे में। जो एलसी के ऊपर हमारी डिप्लॉयमेंट है, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, वो सजग है, सतर्क है और काफी मजबूत है। तो वहां से हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि कौन आदमी उधर से इधर आने की कोशिश करेगा। हमारा काम है कि जो भी बिना पासपोर्ट के, बिना जायज वीजा के यहां अंदर आने की कोशिश करेगा, हथियार बंद होगा, उसको हमको न्यूट्रलाइज करने का कायदा कानून पता है, और वही कार्रवाई हम उनके साथ करेंगे जो किया जाना चाहिए। वहां पे कौन है, उस हथियार के पीछे कौन है, उससे मुझे
और मेरे जवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात पाकिस्तान की मंशा की, जो देश ही 70 साल 72 साल में एक मंशा से पैदा हुआ था कि एक आइडिया ऑफ इंडिया के बरखिलाफ चले, उसकी मंशा को चेंज होने में मेरे ख्याल से हमारे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को इकट्ठा होकर के चलना पड़ेगा, तभी शायद वो चेंज हो सके। मुझे नहीं लगता है कि वो मंशा चेंज हुई है, मगर उसकी कुछ कंपल्शंस थी। वो जो कंपल्शंस थी, उनकी बिगड़ती हुई सोशो इकोनॉमिक हालत, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, उनके ऊपर एक FATF का वॉच, फिर बार बार एक प्रूफ सामने आना कि पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेट हुए, उनकी जब बॉडी डिस्प्ले होती थी तो उनके ऊपर एक फिंगर पॉइंटिंग सही तरीके से हो जाती थी, फायरिंग के सीज फायर वॉलेशन के दौरान इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से दुनिया समझ चुकी थी और उनके ऊपर एक बहुत पैनी नजर पड़ी हुई थी। और साथ ही मेरे ख्याल से उनकी जो पश्चिमी इलाके के अंदर जो उनकी तकलीफें हैं वो भी काफी हद तक काफी ऊपर चली गई थी, उनको उन्होंने वो मैनेज करना था। और लास्टली मुझे ये भी लगता है कि जो एक पनिशमेंट 2 साल 3 साल के अंदर इस सीज फायर वॉलेशन के दौरान उनकी आर्मी के ऊपर पड़ा, वो भी एक कुछ कंपल्शन था। ये सारी कंपल्शन जब एक तरह से मिल जाती हैं तो इसलिए उनकी ये जो प्लानिंग है, तजवीज़ है, सीज फायर अंडरस्टैंडिंग है, वो शायद सामने आई। और हो सकता है जब तक ये कंपल्शन उनके पास रहेगी तब तक ये सीज फायर अंडरस्टैंडिंग चलेगी। उसके बाद में क्या होगा वो तो अभी समय ही बताएगा, बट मेरे ख्याल से ये काफी एक जो नेक्सस है वो काफी चालाक है, काफी डीवियस है। वो आगे से आगे नई नई स्ट्रैटेजी इवॉल्व करता रहता है। हमें वो स्ट्रैटेजी आगे की देखनी है, वो क्या करेगा, और उसके साथ में हमको तैयार होना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू।